मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 17 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य। तो एक प्रश्न भी आता है कि स्व सहायता समूह का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करना, सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना और सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसरों को प्रदान करना, सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना और स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागरूकता पैदा करना और सरकार, बैंक तथा स्वयं सेवा संस्थानों की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना। इस प्रकार से स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य हैं। और स्व सहायता समूह में हमने बताया था कितने सदस्य अधिकतर रहते हैं, तो 20 सदस्य अधिकतम होते हैं। ये ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाया गया एक समूह होता है। अब हम देखते हैं स्व सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधा के लिए विस्तार में बांग्लादेश को बहुत अधिक सफलता मिली थी। तो सबसे अधिक स्व सहायता समूह में सफलता किसे मिली थी? तो बांग्लादेश को मिली थी। भारत में भी इसका विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। और एक इसको देखिए कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई। तो सबसे पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। और यह लक्ष्मी वाहिनी के नाम से यह संस्था एक गाड़ी में चलते फिरते बैंक का कार्य करती है और इसकी पूंजी 1 करोड़ रुपए है। और यह गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब हम देखते हैं कि चिट फंड योजना क्या है। ये पूछा भी जाता है कि चिट फंड योजना कहाँ चलाई जाती है। तो चिट फंड योजनाओं का दक्षिण भारत में के राज्यों में लंबा इतिहास है। तो चिट फंड योजना किस राज्य के लिए? दक्षिण भारत के गांवों में यह बहुत लोकप्रिय है। वहाँ यह संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित है। चिट फंड भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है, जिसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं और ये सदस्य पूर्व निर्धारित समय अंतराल के साथ एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर के तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। फिर इस एकत्रित धनराशि के सदस्यों के बीच नीलामी की जाती है। इस नीलामी में जो सदस्य सबसे ऊंची बोली बोलता है उसे एकत्रित धन सौंप दिया जाता है। इस प्रकार चिट फंड योजना किसी पंजीकृत वित्तीय संस्थान या कुछ मित्र या कुछ रिश्तेदार आपस में मिलकर भी चलाते हैं और उद्देश्य में विभिन्नता के साथ अलग अलग तरह के अनेक चिट फंड योजनाएं देश में चल रही हैं। तो ये चिट फंड योजना और एक देखे हमने मोबाइल बैंक और स्व सहायता समूह में सर्वाधिक किस स्थान पर चल रहे थे? यह बांग्लादेश में। अब देखते हैं बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक स्व सहायता समूह के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों का एक ठोस तंत्र विकसित हुआ। इन बैंकों में अब 60 लाख कर्जदार हैं, जो 40,000 गाँवों में फैला हुआ है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में मोहम्मद यूसुफ द्वारा की गई थी और इन ग्रामीण बैंकों में गरीबों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने, विकास एवं लघु उद्योगों के विस्तार के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों के साथ साथ अनेक निजी क्षेत्र के बैंक भी कार्यरत हैं। फिर आता है औद्योगिक बैंक और उद्योगों के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक कहलाती है। तो उद्योगों के लिए जो ऋण प्रदान करती है वे औद्योगिक बैंक कहलाते हैं। वे बैंक उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्रोतों में पूंजी प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। भारत में औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक साख और निवेश और औद्योगिक वित्त निगम जैसे संस्थाओं की स्थापना उद्योगों के वित्त व्यवस्था करने के लिए की गई है। फिर आता है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी वस्तुओं के लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए जो वित्त व्यवस्था प्रदान करती है वे विदेशी विनिमय बैंक कहलाते हैं। और ये बैंक अपनी शाखाएं विदेशों में स्थापित
स्थापित करती हैं, जिससे विदेशी वस्तुओं के लेन देन का कार्य सरल हो जाता है। जैसा कि विदित है कि एक देश के निर्यातक अपनी वस्तु की कीमत अपने देश के ही मुद्रा में प्राप्त करना चाहता है, अतः एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या आती है। विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करते हैं। तो जैसे अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, तो ये विदेशी विनिमय बैंक उसमें सहयोग करते हैं। वर्तमान समय में विनिमय बैंक वाणिज्यिक बैंक के समान ही कार्य करते हैं और इसी तरह वाणिज्यिक बैंक भी विनिमय बैंक के कार्य करते हैं। फिर आता है कृषि आधारित बैंक। तो कृषि अर्थव्यवस्था व्यापार तथा उद्योग धंधों से भिन्न होती है, अतः इसका ऋण संबंधित आवश्यकताएं व्यापार तथा उद्योग धंधों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं से भिन्न होता है। यही कारण है कि किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई है। जो किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, उसके लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई है। कृषि सरकारी बैंक किसानों को अल्पकालीन ऋणों की सुविधा प्रदान करती है। भारत में सरकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय है और इस सबसे नीचे ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समिति होती है। इन समितियों के ऊपर केंद्रीय सरकारी बैंक और जो आवश्यकता पड़ने पर समितियों को ऋण देती है, और केंद्रीय सरकारी बैंक के ऊपर सहकारी बैंक होती है। राज्य सरकारी बैंक जिला सरकारी बैंक को ऋण प्रदान करती है, और कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। भूमि विकास किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। यह बैंक भूमि के सुधार करने, कुआं खोदने, नलकूप चलाने, कृषि यंत्र चलाने, ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए कम ब्याज पर 15 से 20 वर्ष की अवधि तक ऋण देने का कार्य करती है भूमि विकास बैंक। फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? 1975 में। इन बैंकों की स्थापना विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए की गई है। इस बैंक द्वारा छोटे और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिक और ग्रामीण शिल्पकारों और छोटे श्रमिकों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। और देखो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 12 जुलाई 1992 को की गई है, और इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो नाबार्ड है, और यह ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। तो नाबार्ड क्या है? कृषि क्षेत्र में ऋण वगैरह प्रदान करना है, उसके लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है। फिर आता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक किसी भी देश के बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था है। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक। यह बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। देश की मुद्रा छापने का कार्य इसी बैंक में किया जाता है। यह बैंक सरकार की बैंकर होती है। सरकार के सभी प्रकार के खाते का हिसाब रखती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण देती है। यह बैंकों का बैंक है। देश के सभी बैंकों को अपने जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग इसके पास रखना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक अन्य बैंकों को ऋण भी देती है। इसके अलावा यह देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा में भी नियंत्रण रखती है। यह सभी बैंकों को अपने आदेशों और नियमों के पालन करना पड़ता है। सभी बैंकों को इसके आदेशों और नियमों का पालन करना पड़ता है। भारत में केंद्रीय बैंक को बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के निपटारे और सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इस दिशा में 1945 में 2 संस्थाएं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से हमने बैंकों के प्रकारों के बारे में जाना है। एक प्रश्न है इसमें आपको बैंकों के प्रकार का वर्णन भी करना है। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? इसे पहले ही बताया गया है आपको। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। मुद्रा
वह वस्तु है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने एवं ऋण का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। पत्र मुद्रा वह कागजी मुद्रा है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की साख के आधार पर जारी किया जाता है। परिवर्तनशील मुद्रा जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातुओं में परिवर्तित होती है तो उसे परिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। अपरिवर्तनशील मुद्रा जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातुओं में अपरिवर्तित जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातु में परिवर्तित नहीं होती उसे अपरिवर्तनशील मुद्रा कहा जाता है। शाख मुद्रा जारी करने वाले संस्था के नाम के आधार पर स्वीकार किया जाता है। इसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक वे बैंक हैं जिनका 1969 और 1980 में सरकार ने अधिकृत कर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में की मान्यता प्रदान की। विदेशी विनिमय जब देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करना विदेशी विनिमय कहलाता है। निजी क्षेत्र के बैंक जिन बैंकों का स्वामित्व निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के हाथ में होता है उसे निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। नाबार्ड किसे कहा जाता है? इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। इस संस्था भूमि विकास बैंक और सरकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक आदि द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करती है, तो ये इसे नाबार्ड कहा जाता है। अब हम सही विकल्प देखते हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य, तो मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है और स्थगित भुगतान का मान है। उपरोक्त सभी साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कृषि वित्त से। और विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य है जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और मुद्रा का विनिमय करना। उपरोक्त सभी जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु और वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार देकर उसे अन्य जरूरतमंद को देता है, तो क्या देता है? ऋण देता है। स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो 20 है। औद्योगिक बैंक उद्योगों के अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या प्रदान करता है? तो ऋण। बचत बैंक लोगों को खालिस्तान तो लघु बचतों को एकत्रित करता है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के कुछ क्वेश्चन आंसर और बैंकों के प्रकार के बारे में जाना। आगे वाले पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे, जिसके आप नोट्स तैयार कीजिए। और यहाँ भी जो क्वेश्चन आंसर में आपको टिक करवाए हैं आप उसको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। सहायता समूह के लिए मोहम्मद एसी को सन 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित